Hello everyone, my 12th class senior friends. Welcome back to our channel BST Lovers or Business Lovers episode number 2. It's my pleasure to see you once again, and today I brought a new video for all of you, and we will begin our chapter 1 from a topic that we left last time. And friends, really so sorry for making the video that much late, but don't worry, today we will complete this chapter, and from tomorrow onwards we will start our chapter 2, which will be too exciting and interesting chapter. So let's start this chapter without wasting any time. So friends, let's start our chapter number 1, nature and significances of management. So friends, today's our topic is coordination. नॉर्मली फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कोऑर्डिनेशन क्या होता है, बट इन बिजनेस लैंग्वेज हम लोग कोऑर्डिनेशन क्या बोलते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या होती है, लेट्स सी. Coordination is the process by which a manager synchronizes the activities of different departments to ensure unity of action, harmony and integration. यानी फ्रेंड्स कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेट करना चीज़ों को, ठीक है. सो मैनेजमेंट में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है कि एक तरह का एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में क्या होता है, एक मैनेजर सिंक्रोनाइज करता है सारी की सारी एक्टिविटीज़ को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, और इंश्योर करता है कि सारे के सारे जो एक्शन हो रहे हैं वो यूनिटी में हो, हार्मनी के साथ हो और इंटीग्रेशन के साथ हो. यानी ना तो कोई लड़ाई झगड़ा होना चाहिए, ना ही कोई हार्मनी में कोई परेशानी होनी चाहिए, और जो भी एक्शन होगा वो यूनिटी के साथ होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई डिपार्टमेंट कोई गोल लेके चल रहा, कोई डिपार्टमेंट कोई गोल लेके चल रहा, कोई डिपार्टमेंट के पास कोई गोल ही नहीं है. सारे डिपार्टमेंट्स के पास एक यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए, एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए. उस डायरेक्शन के हिसाब से उनका जो भी काम है उस काम को वो उस तरीके से कंप्लीट करे. तो दैट इज़ कोऑर्डिनेशन, जो कि एक प्रोसेस है जो कि कौन करता है? मैनेजर इसको परफॉर्म करता है और सिंक्रोनाइज करता है सारी एक्टिविटीज़ को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की. फाइन फ्रेंड्स, ये वीडियो ना बहुत छोटी होने वाली, बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर जस्ट गोइंग टू रीड अबाउट द कोऑर्डिनेशन ऑफ दिस चैप्टर. दैट इज़ अ लास्ट टॉपिक. मैं इसको लास्ट टाइम भी कंप्लीट कर सकती थी, बट आई डोंट वांटेड टू जस्ट सारी की सारी जो चीज़ें होती वो ना एक ही साथ मिक्स अप हो जाती और आपके दिमाग में ना उसका भजिया पाव बन जाता. दैट्स वाई आई थॉट कि इस वाले टॉपिक को थोड़ा हट के करते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा अलग सा है. मतलब वैसा लग तो नहीं है, बट वहाँ पे हमारा प्रोसेस फीचर्स वगैरह चल रहे थे, तो आई थॉट कि एक डिफरेंट टॉपिक को हम डिफरेंट तरीके से करते हैं. है तो ये मैनेजमेंट के टॉपिक, बट वो थोड़ा उनसे डिफरेंट आके है. दैट्स वाई आई टेक दिस टॉपिक टू अनदर वीडियो. और ये वीडियो इसी चैप्टर पे, इसी टॉपिक पे लास्ट ख़त्म हो जाएगी, और ये चैप्टर का लास्ट है. सो इसको अच्छी तरीके से सुनना, बिकॉज जो एंड पॉइंट होता है ना चैप्टर को हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, और उसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. तो कोऑर्डिनेशन से रियली कई बार इससे केस स्टडीज़ आती हैं, कई बार इसके क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में. सो सी इट वेरी केयरफुली. फाइन. सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन के फीचर्स होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. यानी इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, जो ग्रुप के जो एफर्ट्स होते हैं उनको ही इंटीग्रेट करती है. हाउ? कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पजफुल वर्क एक्टिविटी. It gives a common focus to group efforts to ensure that performance is according to the plan. यानी कि कोऑर्डिनेशन क्या करता है? अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट को एक प्रपोजफुल वर्क एक्टिविटी में चेंज कर देता है. अब एक कंपनी है, एक कंपनी में हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट काम होता है, हर कोई डिफरेंट डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करता है, तो उनके ना डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं. अगर मैं एक मैनेजर की बात करूं, तो मैनेजर का गोल क्या होगा? उसका गोल होगा कि वो कंपनी के सारे गोल्स को सेटअप करे, और उसके अलावा जो उसका पर्सनल गोल होगा वो क्या होगा? ही वांटेड द बेस्ट रेपुटेशन इन द फर्म ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड वांटेड द गुड सैलरी टू. जो दूसरे एम्प्लॉयज़ होंगे वो क्या चाहेंगे? दे वांटेड द सेम थिंग. दे ऑल वांटेड कि उनका एक जब अगर मैं एक एम्प्लॉय की बात करूँ, एक छोटे लेवल के एम्प्लॉय की बात करूँ, तो ही वांटेड ट्रेनिंग, ही वांटेड टू डेवलप इन द ऑर्गेनाइजेशन. वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ना चाहता होगा. वो चाहता होगा कि मैं अगर बाई चांस इस कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी में जाऊँगा भी, तो मेरे को अच्छी जगह ही जॉब मिलनी चाहिए, मेरी सैलरी डाउन नहीं होनी चाहिए. वो चाहेगा कि मेरी सैलरी ज़्यादा बढ़े. अगर मैं एक वर्कर की बात करूँगी, तो वर्कर क्या चाहेगा? कि मेरा वर्क लोड जो है वो कम हो जाए.
और मेरे जो वेजेस है वो भी बढ़ जाए, मेरा टाइम जो है मतलब कि जितना मैं टाइम काम करता हूँ वो टाइम जो है वो कम हो जाए। यानी अगर मैं 12 घंटा काम करता हूँ तो ऐसा कुछ हो कि मेरे को 7 घंटा 8 घंटा या 10 घंटे में मेरा काम कंप्लीट हो जाए। तो सबका अपना अपना पर्सनल गोल होता है, लेकिन जो मैनेजर्स होते हैं उनको वो सारे के सारे पर्सनल गोल्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, एक लेवल पे लेके आना पड़ता है, सबके गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ मैच करना पड़ता है। सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, इंटरेस्ट हैं, अनरिलेटेड एक्टिविटीज़ और डाइवर्स इंटरेस्ट है, इन सब को एक जगह पे लाना पड़ता है और एक पर्पोजफुल वर्क एक्टिविटी बनानी पड़ती है। इट गिव्स अ कॉमन फोकस टू अ ग्रुप एफर्ट्स टू इंश्योर दैट परफॉर्मेंस इज अकॉर्डिंग टू द प्लान। यानी कि पूरे ग्रुप में, अब एक ग्रुप है, एक ग्रुप के हर एक बंदे का अलग गोल होता है कि कोई चाहेगा कि मेरी वेजेस बढ़ जाए, कोई चाहेगा मेरा टाइम जो है वो कम हो जाए, कोई कुछ चाहेगा, कोई कुछ चाहेगा, हर किसी के अपने पर्सनल गोल्स होते हैं। वो सारे पर्सनल गोल्स को ध्यान में रखते हुए मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, उन सभी के ग्रुप के जो भी एफर्ट्स हैं वो ऐसे लगाने हैं कि जो भी काम वो करेंगे वो प्लान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो काम हो रहा है वो कुछ और ही डायरेक्शन में जा रहा है और हमारा जो प्लान था वो कुछ और ही था। तो सारा का सारा जो काम होना चाहिए और जो हमारा प्लान है वो एक ही होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। नाउ सेकेंड इज आर कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। Yani, the purpose of coordination is to secure unity of action in the relation of a common purpose. यानी कोऑर्डिनेशन क्या इंश्योर करती है, यूनिटी ऑफ एक्शन इंश्योर करती है। यानी द सेम थिंग वही आती है। एक्शन में क्या होता है ना, हमारी जो चीज़ें होती हैं ना वो एक ही चीज़ के आसपास घूमती रहती है। अगर मैं कोऑर्डिनेशन की बात करूँ तो एक ही चीज़ के मैनेजर के आसपास सारे के सारे लोगों के एफर्ट्स को एक साथ लेके आना, ये सारी चीज़ें घूमती रहेंगी। सो आपको इन सब चीज़ों पे ही ध्यान देना है, हर जगह पे हर टॉपिक में। बस लाइंस ऊपर के जो टॉप हेडिंग्स होती है वो चेंज आती है, अंदर की बातें ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं सबकी। कहानी तो सेम ही रहेगी ना, कहानी थोड़ा बदल जाएगी। अब चाहे कान को इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, बात तो एक ही है। पर एक में ये हो जाएगा कि एक में आपने लेफ्ट ईयर पकड़ रखा है, एक में लेफ्ट राइट पकड़ रखा है। तो मतलब टॉपिक्स जो होंगे ऊपर की वो हेडिंग्स चेंज हो जाएंगी और जो उसका आंसर होगा वो ऑलमोस्ट सबका सिमिलर ही होने वाला है। सो ये भी वही है कि एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इन द रियलाइजेशन ऑफ अ कॉमन पर्पस। यानी कि सभी लोगों की जो एक्टिविटीज़ है वो इस तरीके से हमें कोऑर्डिनेट करनी है ताकि हम ये सिक्योर हो जाएं कि हमारा जो भी काम होने वाला है वो यूनिटी ऑफ एक्शन के साथ होने वाला है। यानी जो भी पर्पस है हमारे कॉमन पर्पस में सारा काम होगा। यानी कि जो भी ग्रुप एफर्ट्स लगेंगे, जो भी ग्रुप हमारा काम करेगा, उनका जो पर्पस होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। वो उनका जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो एक ही होनी चाहिए। Now third one is coordination is a continuous process. How coordination is a continuous process? Friends, एक्चुअल में हमने जितने प्रोसेसेस पढ़े हैं, जितने फंक्शंस पढ़े हैं मैनेजमेंट के, द सिंगल थिंग इज दैट द एवरीथिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैं प्लानिंग की बात करूँ, ऑर्गेनाइजिंग की बात करूँ, स्टाफिंग की बात करूँ, मैं किसी भी चीज़ की बात करूँ, एवरीथिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। क्योंकि जिस तरीके से हर साल काम होता है, अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब कंपनी है, कंपनी में हर साल एक ही तरह का काम रिपीट होता है। हर साल प्लानिंग होती है, हर साल ऑर्गेनाइजिंग होती है, हर साल स्टाफिंग होती है। मतलब हाँ ऐसा है कि स्टाफिंग में थोड़ा ध्यान दिया जाता है, ऐसे नहीं होता है कि हर साल, बट फिर भी कभी ना कभी लोग तो आते जाते रहते हैं कंपनीज़ में। कम होते हैं लेकिन आते जाते रहते हैं। उनको सारे के सारे जो भी बंदे होते हैं अपने, उनको स्टाफ अप करना पड़ता है, उनको उनकी पोजीशन में डालना पड़ता है। इनफैक्ट क्या होता है, प्रमोशंस भी होते हैं कंपनीज़ में। ऐसा ही नहीं है ना सिर्फ कि हमारा नया बंदा आएगा तो ही स्टाफिंग हो रही है। कई बार लोगों का प्रमोशन होता है और भी उनकी कई बार उनकी पोस्टिंग दूसरी जगह पे कर दी जाती है। तो मतलब प्रोसेस तो हर साल चलता है, तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता है। अगर मैं प्लानिंग की बात करूं तो प्लानिंग क्या कभी ख़त्म हो सकती है? अभी हमने प्लान किया कि हमारा ये वाला गोल कंप्लीट होना चाहिए, तो हम रुक थोड़ा ना जाएंगे। हम आगे, अब ये गोल कंप्लीट हो गया तो वापस से प्लान करेंगे। अब आप लोगों ने 11th में गोल एक गोल बनाया होगा कि हमें 11th इतने परसेंटेज से पास करनी है। आपका वो प्लान कंप्लीट हुआ, आपने सब कुछ किया होगा, आपने अपना काम ऑर्गेनाइज किया होगा, कोऑर्डिनेशन लेके आए होगे अपने काम में, आपने नोट्स बनाए होंगे, एंड मेनी ऑफ द थिंग्स यू हैव डिड, है ना, टू अचीव द गुड मार्क्स इन योर 11th क्लास। बट नाउ
again you got to the 12th class. So don't you think you will have to make the whole all types of planning, you have to organize your work, you have to do all the things again. So it's a continuous process ना, ऐसा तो नहीं है ना कि आपने एक बार प्लान किया, एक बारी आपने पेपर दे दिया, एक बारी आपको मार्क्स मिल के दैट्स इट. नो, इट्स आर नॉट लाइक दैट. यू हैव टू मेक द प्लान अगेन एंड अगेन, you have to do all the activities again and again. That's why it's a continuous process, right? In the such a same way, the coordination is also a continuous process. How? Coordination is not one time function but a continuous process. कोऑर्डिनेशन एक वन टाइम फंक्शन नहीं होता, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस. इट बिगिंस फ्रॉम प्लानिंग एंड कंटिन्यूस टिल कंट्रोलिंग. यानी प्लानिंग से कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होता है और कंटिन्यू चलता रहता है वो कंट्रोलिंग तक. कंट्रोलिंग पे आने के बाद जब वो कंप्लीट हो गया प्रोसेस, उसके बाद क्या होगा, अगेन नेक्स्ट ईयर वी हैव टू प्लान द अनदर गोल so that we can achieve that goal on that year. Again we have to organize the things, again we have to do the staffing, again we have to do all the process which are there in the management function. So there is nothing which will be stopped in a place. We have to continuously did the things again and again in every year up to we are the managers. Fine. So that's why coordination is also a continuous process. Now third one, what is the third feature of the coordination? That is sorry fourth one, coordination is a pervasive function. फ्रेंड्स मे भी मैंने आप लोगों को परवेसिव का मतलब पहले ही बताया होगा. परवेसिव का मतलब होता है कोई भी चीज़ मतलब कि हर जगह होना. अगर मैं बात करूँ मैनेजमेंट की, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या ऑफिस में मैनेजमेंट होता है? सिर्फ ऑफिस में ही होता है क्या? ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट होता है क्या? हॉस्पिटल में मैनेजमेंट नहीं होता है क्या? स्कूल में मैनेजमेंट नहीं होता है क्या? और रेलवे स्टेशन से मैनेजमेंट नहीं होता है? शॉप में मैनेजमेंट नहीं होता है? इन एवरी प्लेसेस, वॉट एवर द प्लेस इट इज, देयर इज मैनेजमेंट, देयर इज coordination, there will be planning, there will everything which is there we have read, the whole process will be there in every organization, in every place wherever the work is happening. यानी अगर वो स्कूल की बात करूँ मैं, ऑफिस की बात करूँ मैं कहीं की बात करूँ, कोऑर्डिनेशन तो हर जगह होगा. और स्पेशली स्कूल्स में तो होता ही होता है, राइट? उन सबको वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करके चलते हैं हर सारी की सारी एक्टिविटीज़ को. इनफैक्ट हर एक जगह में कोऑर्डिनेशन होता है. सो कोऑर्डिनेशन क्या है, परवेसिव है. यानी हर एक लेवल पे, हर एक जगह पे, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक डिपार्टमेंट में मतलब कि कोऑर्डिनेशन होता ही होता है. सो कोऑर्डिनेशन इज़ अ परवेसिव फंक्शन एज इट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, in all the departments and at all the levels. यानी हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक लेवल में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड होती है. कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है, दैट्स वाई इट्स परवेसिव. नाउ फिफ्थ वन इज कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स. सो अब कोऑर्डिनेशन सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हैं? अब आप लोग को सारे मैनेजर्स मतलब कितने मैनेजर्स होते हैं? हमने लास्ट टॉपिक में, लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था दैट वी हैव 3 levels. इन दोज 3 levels वी हैव 3 टाइप ऑफ डिफरेंट मैनेजर्स. टॉप लेवल मैनेजर्स, सेकेंड लेवल मैनेजर्स, दैट वाज मिडिल लेवल, एंड द थर्ड लेवल दैट इज ऑपरेशनल और lower level manager. So in all those managers, they all have the responsibility of coordinating. Yani they all have to coordinate the things, they all have to coordinate something, whatever their work is related to, they have to coordinate those things. Just if we talk about top level managers, they need to coordinate to with their subordinates to ensure that the overall policies of the organization are duly carried out. यानी टॉप लेवल मैनेजर्स को क्या करना पड़ता है, उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है उनके सबऑर्डिनेट्स के साथ, ताकि क्या कर सके, वो इंश्योर कर सके सारी की सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो ड्यूली काम हो रहा है उनका, मतलब टाइम पे वो सारी की सारी प्लानिंग्स, वो सारी की सारी चीज़ें जो भी उन्होंने प्लान करी है वो ऑर्गेनाइजेशन में करी जा रही हैं, कैरिड आउट हो रही हैं. तो वो उनको देखना पड़ता है, वो उनको उस टाइप से काम करना पड़ता है. सेकेंड, अगर हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो व्हाट डिड द मिडिल लेवल मैनेजमेंट हैव टू सी व्हाट डिड दे हैव टू कोऑर्डिनेट. मिडिल लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट विद द बोथ द टॉप लेवल एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट. यानी कि मिडिल लेवल को टॉप लेवल मैनेजर्स के साथ और लोअर लेवल मैनेजर्स के साथ, दोनों के साथ ही कोऑर्डिनेट करना पड़ता है. जो टॉप लेवल बोलेगा वो उसको वो सुनेगा, और वो क्या करता है लास्ट में जाके उसको लोअर लेवल को बताता है. वो बीच का एक लिंक होता है ना, तो उसको टॉप लेवल की बात सुननी पड़ती है, उनको उनके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है. अब उनको जो भी बात है वो जब वो मिडिल लास्ट लेवल जो उनका है, लोअर लेवल है, जब वो वहाँ पे जाके उसको बताएगा
तो क्या होगा, वो उसके साथ भी तो कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ना। वो बोलेगा नहीं भाई ऐसे नहीं हो सकता, तुम लोग तो कुछ भी प्लान करोगे तो हम लोग ऐसे थोड़ा ना कर लेंगे। तो उसको समझाना पड़ेगा, उनकी बात सुननी पड़ेगी। अगर बाई चांस को ऐसा लगता है कि याद है आ राइट, सो उसको वो वाली बातें जाके किसको बतानी पड़ेंगी, टॉप लेवल मैनेजर को। तो यहाँ पे दोनों के साथ ये कोऑर्डिनेट करेगा, क्योंकि एक के साथ कोऑर्डिनेट करेगा तो काम नहीं चलेगा, इसको दोनों को देखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम लास्ट लेवल यानी ऑपरेशनल लेवल या फिर लोअर लेवल की बात करें, लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात करें, तो इनको किसके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, दे हैव टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ देयर वर्कर्स टू इंश्योर दैट वर्क प्रोसीड्स अकॉर्डिंग टू प्लान। यानी कि ऑपरेशन लेवल मैनेजर्स या फिर हमारे जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं, उनको क्या कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, उनको ये एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेट करनी पड़ती है जो उनके वर्कर्स करते हैं, कि जो उनका वर्क है वो कैसा होना चाहिए, प्लान के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। क्योंकि जो मेन काम होता है ना, एक्चुअली वो वैसे माना जाता है कि वो ऑपरेशनल लेवल या फिर जो लोअर लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं, इनका मेन काम होता है, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है वर्कर्स का। ये सबसे मेन जो लोग होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे मेन जो लोग होते हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे वर्कर्स होते हैं। बिकॉज अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो बाकी के सारे काम रुक जाएंगे। अगर आप प्रोडक्शन ही नहीं करोगे तो सेल क्या होगा, सेल ही नहीं होगा तो और तो बाकी का सारा काम रुक ही गया ना। प्लान क्या करोगे, गोल कहाँ से अचीव होंगे अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा। फर्स्ट लेवल जब का प्राइमरी फंक्शन है वही नहीं होगा तो फिर कहाँ से आगे काम होंगे। सो हम लोग प्लान किसके लिए करते हैं, स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग किसके लिए करते हैं, ताकि हमारा प्रोडक्शन जो है, जो भी हमारा काम है, काम हमारा मेन स्टार्ट होता है ना प्रोडक्शन से। तो प्रोडक्शन कौन करता है, वर्कर्स करते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि वर्कर्स को ज़्यादा हमें खुश रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वर्कर्स ने खुश नहीं है तुम्हारा प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तुम्हारा काम नहीं होगा। आप आगे कुछ भी कर लो, अगर आपका प्रोडक्शन ही अच्छा नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, सामान अच्छा नहीं बन रहा है, तो क्या उखाड़ लोगे आप लोग, कुछ कर पाओगे क्या। आप कितना अच्छे स्टाफिंग कर लो, आप कितने अच्छा मैनेजर अपना बना लो, लेकिन अगर आपके वर्कर्स ही अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो डिड योर पब्लिसिटी, डिड योर प्रोडक्ट विल बी केम इन द मार्केट एवर, नो, नो वन विल नो वन विल सी बाय देम एवर, राइट। सो क्वालिटी ही नहीं होगी प्रोडक्ट में, तो आप लोग खुद जाके सोचो, खुद आप कोई भी सामान है, किसी भी कंपनी का सामान है, आप क्या उसका नाम से उसको खरीदते हो, या ये देख के खरीदते हो कि उस कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग बहुत अच्छी है। क्या देखते हो आप, आपको कंपनी अच्छी क्यों लगती है, उसके प्रोडक्ट से लगती है ना। आप कोई भी सामान खरीदते हो तो उसके प्रोडक्ट देख के खरीदते हो। किसी भी कंपनी के बारे में आपको पता है कि वो कंपनी के अंदर किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, किस तरीके से मैनेज है, उनके एम्प्लॉयज़ कौन से, वर्कर्स कौन से। हमें सिर्फ ये पता होता है कि उसकी क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट की। अगर उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी, वो अच्छा ब्रांड है, तो इट्स मीन वो अच्छा है, कंपनी अच्छी है, चाहे उसके अंदर के कैसे भी मैनेजर्स हो, कैसे भी लोग हो, कैसे भी एम्प्लॉयज़ हो, इट डजंट मैटर्स। बट इफ़ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इफ़ द प्रोडक्ट इज़ गुड, देन इट्स मीन द कंपनी होल ऑर्गेनाइजेशन इज़ गुड। गुडविल कहाँ से बनती है, कंपनी के उससे ही तो बनती है, प्रोडक्शन से ही तो बनती है, प्रोडक्ट से ही तो बनती है। तो मेन कौन होता है, हमारे वर्कर्स होते हैं। अगर वो अच्छी तरीके से प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे, हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वही अच्छी नहीं होगी, प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनेगा, तो हम लोग तो गए ना, कहाँ से काम होगा। कुछ भी आप कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। दैट्स वाई क्या बोला जाता है, ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनको वर्कर्स के साथ रह के काम करना पड़ता है। उनको पता होता है कि वर्कर्स को किस तरीके से उनको ट्रीट करना है, उनको वर्कर्स के साथ, उनको वर्कर्स को ट्रीट करना पड़ता है अच्छी तरीके से, कि वर्कर्स को ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनको सही टाइम पे वेजेस मिलने चाहिए, वो भी किसी भी चीज़ को लेके वो डिससेटिस्फाई ना हो, हर चीज़ उनकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से होनी चाहिए, काम भी अच्छा होना चाहिए। उनको प्रोडक्ट की क्वालिटी देखनी पड़ती है, वर्कर्स की सेफ्टी देखनी पड़ती है, मशीनरी देखनी पड़ती है, एवरीथिंग दे हैव टू सी, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि उनके बिना, वैसा होता तो सारे के सारे मैनेजर्स इंपॉर्टेंट है, मिडिल लेवल के बिना टॉप लेवल और उनके बीच का लिंक खत्म हो जाएगा। टॉप लेवल नहीं होगा तो प्लानिंग नहीं होगी, और प्लानिंग नहीं होगी तो फिर हम लोग को पता नहीं चलेगा। प्रोडक्शन कर रहे हो तो कर लो, कम हुआ तो कम हुआ, ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा हो गया। प्लानिंग के साथ कोई काम होगा तभी कोई काम सही होता है, लेकिन प्रोडक्शन भी इम्पॉर्टेंट होता है। सो दैट was the whole features of our management controlling. Now let's see what is the importance. सो फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंस होती है, द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन अराइज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। हमारे जो नीड है मैनेजमेंट की, वो किस वजह से होती हैं, ये कुछ रीजंस हैं, इनकी वजह से होती है। फर्स्ट इज आर ग्रोथ इन साइज। एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज इन साइज, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बाय इट ऑल्सो इंक्रीजेज। एट टाइम इट मे becomes difficult to integrate their efforts and activities for management. It is necessary to ensure that all the individuals work towards the कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अगर हम बात करें ग्रोथ इन साइज, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन की साइज में ग्रोथ होती है,
तो क्या मैनेजमेंट का काम होगा। अब फ्रेंड्स को सोचो, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ग्रो हो गया है। अब ग्रोथ का मतलब क्या है कि क्या जो कंपनी पहले 2 फीट की थी अब 4 फीट की हो गई है? नहीं ना, ऐसा तो नहीं हुआ है। क्या हुआ है, उसके जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो गया, उसमें जो एम्प्लॉयज़ थे वो इंक्रीज़ हो गए हैं, या फिर नंबर ऑफ़ ब्रांचेस इंक्रीज़ हो गए हैं। अब जब काम बढ़ेगा, ब्रांचेस बढ़ेंगे, एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे, तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, उनके साथ काम ज़्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। तो मैनेजर्स को वहाँ पे कोऑर्डिनेशन ज़्यादा करना पड़ता है, बिकॉज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ आर इंक्रीज नाउ, है ना। क्योंकि पहले अब 4 लोगों के साथ हम डील करते थे, अब 8 लोगों के साथ डील कर रहे हैं। तो वो 4 जो अलग एक्स्ट्रा लोग आए हैं उनके साथ हमें ज़्यादा माथा मच्छी करनी पड़ेगी। तो इस वजह से क्या होता है, उनका काम इंक्रीज़ हो जाता है। अब मैनेजर नहीं होंगे, मैनेजमेंट नहीं होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी ग्रो होगा तो क्या कोई भी एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो अगर हमारा जो साइज़ है इंक्रीज़ हो रहा है, उसका ऑर्गेनाइजेशन का साइज इंक्रीज होता है, तो मैनेजर्स किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं। एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज इन साइज, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बाय इट ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ही अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे। एट टाइम इट मे बिकम्स डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट द एफर्ट्स एंड एक्टिविटीज़, यानी उस टाइम पे क्या होगा, ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा उनके एफर्ट्स और एक्टिविटीज़ को क्या करना, इंटीग्रेट करना। फॉर मैनेजमेंट इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर दैट ऑल द इंडिविजुअल्स वर्क टूवर्ड द कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या होता है, ये नेसेसरी हो जाता है हमारे लिए कि हम लोग क्या करें, इंश्योर करें कि हर एक इंडिविजुअल जो भी वर्क कर रहा है उसका कॉमन गोल होना चाहिए। क्योंकि पहले हम 4 लोगों के साथ काम कर रहे थे, उनका गोल तो हमने कॉमन बना दिया, अब 4 और आए तो उनके साथ भी तो हमें वही करना पड़ेगा ना, काम तो बढ़ जाएगा ना, तो उनको ज़्यादा कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। सेकेंड वन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काम होता है हर जगह पे। तो डिफरेंट डिफरेंट काम में क्या होता है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर मे बी सेपरेट डिपार्टमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑल दोज डिपार्टमेंट्स मे हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज एक्सेट्रा। दे मे अराइज कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम। यानी क्या होगा, अब हर किसी का काम डिफरेंट होगा, हर किसी का डिपार्टमेंट डिफरेंट होता है। फाइनेंस का डिपार्टमेंट डिफरेंट होता है, मैनेजर्स का, मार्केटिंग का, ह्यूमन रिसोर्सेज का, और प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट, सारे सेपरेट डिपार्टमेंट्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली होते हैं। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी नॉर्मली उनमें ये डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो क्या होता है, उनका काम अलग होता है, उनकी पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज, सब कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह सब डिफरेंट होते हैं, राइट। यानी गोल तो एक होता है सबका, लेकिन सबके ऑब्जेक्टिव्स और मतलब कि स्ट्रेटजीज वगैरह तो डिफरेंट होती है ना ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि डिपार्टमेंट के हिसाब से। अब किसी को कुछ प्रोड्यूस करना है, किसी को कुछ प्रोड्यूस करना है, किसी को कुछ करना है। अगर कोई फाइनेंस संभाल रहा है तो फाइनेंस के बारे में उसकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज होगी, कोई मार्केटिंग संभाल रहा है तो उसकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज होंगी, कोई ह्यूमन रिसोर्स संभाल रहा है तो उसकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज होंगी। अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ और ह्यूमन रिसोर्स को कंपेयर करूँ तो सबसे ईजी एग्जाम्पल यही है। क्योंकि अगर देखो फाइनेंस की बात करूँ तो फाइनेंस मैनेजर क्या बोलेगा, हमें कॉस्ट कम करनी है, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी खर्चा हो रहा है उसको कम करना है। ह्यूमन रिसोर्स का क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, उसको तो चाहिए ना कि एम्प्लॉयज़ के जो भी वेजेस हैं, एम्प्लॉयज़ की जो भी सैलरी है उसको इंक्रीज़ करना है। क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ की सैलरी इंक्रीज़ नहीं होंगे, वो सेटिस्फाई नहीं होंगे तो काम नहीं करेंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं इंक्रीज़ करो, और फाइनेंस मैनेजर कह रहे हैं नहीं डिक्रीज़ करो। सो यहाँ तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही। क्यों, दोनों के ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, दोनों की स्ट्रेटजीज डिफरेंट है। फाइनेंस वाला कहेगा कम करो, ये कहेगा ज़्यादा करो। तो एक को चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा कम हो, और एक को चाहिए कि एम्प्लॉयज़ की वेजेस बढ़े, क्योंकि वो सेटिस्फाई होंगे और तभी वो अच्छा काम कर पाएंगे, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है, बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं जो कि मैनेजमेंट को देखना पड़ता है, उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है वर्क को इस टाइप से कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज ना हो। नाउ our थर्ड एंड लास्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, और हम कह सकते हैं लास्ट टॉपिक का लास्ट इम्पॉर्टेंस जो है वो है स्पेशलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन क्या होता है फ्रेंड्स, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर कैरेक्टराइज्ड by a high degree of specialization arise out of the complexity of modern technology and the diversity of tasks to be performed। यानी कि आजकल के टाइम पे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई है, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस बन गई है, तो इस वजह से वो हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन आ गई हैं उनकी, और इसकी वजह से क्या हो गया है, कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है, बहुत ज़्यादा काम कॉम्प्लेक्स हो गया है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की वजह से, उनके आने की वजह से। और अब क्या होता है, जो भी टास्क परफॉर्म होते हैं उनमें डाइवर्सिटी आ जाती है।
इस वजह से क्या होता है, मैनेजर्स को वहाँ पे भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, उसमें भी देखना पड़ता है, क्योंकि अब कॉम्प्लेक्सिटी आएगी तो वर्कर्स को परेशानी होगी तो फिर मैनेजर्स को अपने आप परेशानी होगी, उनको वो सारी चीज़ें सॉल्व आउट करनी पड़ती हैं। सो आई विश आपको समझ में आया होगा, सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, दैट्स इट। सो आप लोग फ्री हो चुके हैं, योर फर्स्ट चैप्टर इज एंडेड एंड आई विल ट्राई कि मैं कल ही आपका सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट करा दूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच for watching this video, and please like, share and subscribe my channel. Or thanks once again all of you. Let's begin on the next class. Bye.